आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो कौम को कह रहे हैं घबराना नहीं, और आप खुद घबरा गए हैं। नून लीग जो है वो कहेगी, वो नहीं कहेगी, उस वक्त भी सब कहेंगे कि आओ जी रोडों पे आओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, राब्तों की बातें तो पिछले हफ्ते में बड़ी तेज़ी के साथ हो रही थी और एक ऐसा लग रहा था कि हवा शायद अब तहरीक अदम एतमाद की कामयाब होती हुई नज़र आएगी, चाहे वो स्पीकर से शुरू हो या चाहे वो डायरेक्टली वज़ीर आज़म के हवाले से हो। लेकिन आज काफ लीग के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मोनस इलाही ने कहा, वज़ीर आज़म आप अपने साथियों से कह दें कि घबराना नहीं है। तो क्या उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम घर आने वालों का इस्तकबाल भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, वेलकम भी करेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो क्या मतलब है कि जो हम राब्तों की बातें कर रहे थे, जो दावे हो रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर बड़ा मरकज़ बना हुआ था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि जो इत्तहादी हैं वो भी आपस में मिल रहे थे, जो अपोजिशन है वो भी उनसे मिल रही थी। तो क्या ऐसा नहीं होने जा रहा है? हम बात करेंगे। हमारे साथ गौस मोहम्मद न्याजी साहब मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर नेशनल असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल जलील जान साहब, JUF के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। जान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो गौस मोहम्मद न्याजी साहब, पिछला हफ्ता तो ऐसे लग रहा था कि बस अब तहरीक अदम एतमाद के जो पेपर्स हैं वही साइन होनी है, कोई 20 लोग साइन कर देंगे और उसके बाद मामला हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई अब जो इत्तहादी हैं वो हुकूमत के इत्तहादी, वो आपके साथ तहरीक अदम एतमाद में इत्तहादी नहीं होंगे? तो फिर तहरीक अदम एतमाद तो शायद कहीं पीछे चली जाए। जो सियासी पार्टी है, मेन अपोजिशन पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है या JLUI है, ये सारी मिक्सर पार्टीज हैं। इन्होंने ऐसे ही ऐलान कर दिया कि हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। यकीनन इन्होंने होमवर्क करके और फिर ये आइडिया अपलोड किया और इदारों से राब्ते कर रहे हैं। अब देखो ना, हमारा जो जिस नुक्ते पे इत्तेफाक हुआ है वो ये है कि हुकूमत को चलता करना है, उसके लिए हम सारे आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। लेकिन एक तसर बन गया है कि जी अदम एतमाद आएगी और ये फारे होंगे। और भी हमारे पास ऑप्शन है, अभी हम वो होमवर्क कर रहे हैं तमाम तरीकों पे, जो बेस्ट ऑप्शन होगा। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि महीने डेढ़ के अंदर ही इंशाल्लाह सब कुछ होगा। माह रमजान से पहले होगा और माह रमजान के अंदर ये इससे पहले ही तब्दीली आ जाएगी। तो सर तब्दीली सेनेटर साहब कैसे, यानी कि तहरीक अदम एतमाद जो है उससे, या फिर कोई रास्ता है? आईनी तो एक ही रास्ता है जी। नहीं, एक अदम एतमाद है, एक एतमाद भी हम ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हम कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। एक रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में हम पेश कर सकते हैं। अगर आजम को भी अगर एतमाद का वोट लेना पड़ा तो फिर वो खुद अपने नंबर शुरू करेगा। आपको पता है कि जब यूसुफ रजा गिलानी जब सेनेटर बने थे और हुकूमती जो ऐवान में हुकूमत को शिकस्त हुई थी, तो उस वक्त भी यादव ने फौरी तौर पर जो एतमाद का वोट लिया था। और फिर जिस तरह उन्होंने लोगों को घरों से निकाल कंटेनर में रख के लाए थे, तो अब भी इत्तेहादी जो है वो इस किस्म की हमें निशानदेही कर रहे हैं कि आप जो है कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। अब एक हमारे साथ खड़े होना, दूसरी तरीका है कि वो अगर कौमी असम्बली इत्तेमाद का बोले तो ये उनका साथ न दें। इनको सिर्फ उस वक्त भी 176 मेंबरान की थी, टोटल 4 अरकान की अक्सरियत हासिल है। तो अगर 4 मकान उसमें देखो ना, बलूचिस्तान जो पार्टी है, मेंगल ग्रुप है, दूसरे MQM है या चौधरी बिरादरान है या और आज़ाद 2-4 हैं, तो ये कोई हमारे मसला नहीं है। हुकूमत के अपने काफी अरकान जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था वो हमारे साथ राब्ते में हैं, तो वो वोट नहीं देंगे, तो इसमें हम बहुत सी सूरत पैदा हो सकती है। सही। और इनका कहना ठहर चलें, ये फिर जान दे आफ्ताब जहांगीर साहब, काफ लीग के तो आज रहनुमा वो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, आपकी जमात को कह रहे हैं, तो फिर बाकियों से भी आपको खतरा तो कहीं ना कहीं मौजूद है। चंद वोट हैं, चंद तो वोट एक ही जमात इधर उधर हो जाए तो फिर आप हो सकता है। आफ्ताब साहब जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया मुझे बात करने का। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हम कौन सी सियासत करते हैं, मुझे तो ये नहीं मालूम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक बात है कि अगर ये हमारे
जो अलाइंस हैं उनसे बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? ये बात करेंगे कि जी हम आपको 6 मिनिस्ट्रियाँ दे देंगे, हम आपको इतना पैसे दे देंगे, फ़ंड दे देंगे, ये सब कुछ। तो क्या यही सियासत है कि इससे हमने निकलना नहीं है? सबसे बेहतर वक्त ये, साल अभी रह गया है, गुजर जाएगा, आवाम की अदालत में जाएं, आवाम फैसला करेगी कि जी किसको मुंतखब करना है, किसको नहीं करना है। अभी कल आज ही का रिज़ल्ट आ रहे हैं, कल से इलेक्शन हुए KPK के अंदर। फजलुर रहमान साहब अपनी सीट हार गए, अपने जो उनका गढ़ था जहाँ से सारी ज़िंदगी उन्होंने सियासत की है वो वहाँ से आ रहे। आवाम का फैसला करने दें। देखिए अभी एक सेनेट के अंदर एक हमारे हलीफ थे, उन्होंने क्या कहा कि जी हमें जायज़ हक़ नहीं मिल रहा, हमें मिनिस्ट्री नहीं, हमें वफाक में हिस्सा नहीं मिल रहा। अगर उन्हें मिनिस्ट्री मिल जाएगी तो वो मुतमईन हो जाएंगे, है। इसी तरह कोई और है। तो ये कोई बार्गेन नहीं है। बार्गेन ये है कि आप कहें कि जी हमने जलसा भी करना है, हमने जुलूस भी करना है, हमने सब कुछ करना है, लेकिन जब हम आवाम के पास जाएंगे आवाम फैसला करेगी। या कि मैं आपको बाखुदा कह रहा हूँ कि भी ज़िंदगी रही तो बताऊँगा कि मुझे 4 दिन पहले मुझसे अप्रोच की गई मुझ पर, है, और मुझे कहा कि जी आप बताएं आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं इज़्ज़त चाहता हूँ, मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहता हूँ, इज़्ज़त की मौत चाहता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जब आफ्ताब साहब किसने अप्रोच किया? अप्रोच मतलब सियासी जमातें, मुखालिफ जमातें? मैं ये नहीं बताना चाह रहा, लेकिन मैंने आपको मैंने आपको एक बात बताई है कि मैंने आपको जब हल्फन एक बात कही है, मुझसे अप्रोच किया गया, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि किससे की। मैंने आपको एक बात बताई है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की कि ये कौम जो है हमेशा है, आज ये नारे लगाते हैं कि लोटा लोटा लोटा, कल जब वो उधर जाएंगे तो कौन हम नारे लगा रहे होंगे लोटा 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 का क्या मतलब? ये कौन सी सियासत है? इससे बेहतर तो आदमी को मुझे कोई बोले तो मैं कहूँगा यार मैं ज़िंदगी भर सियासत नहीं करूँगा, लेकिन इज़्ज़त पर सौदा नहीं होने दूंगा कभी भी। ये ख़रीदारी का बाज़ार लगा के जी हम अदम एतमाद ले आएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कंटेनर के ज़रिए ले आएंगे, या इन्होंने कंटेनर के ज़रिए बचा लिया है, ये कौन सी सियासत है? शर्म आनी चाहिए जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। पहले आपको फैसला करना चाहिए जब आप बैठते हैं, जब आप किसी के साथ हरीफ बनते हैं, किसी के हलीफ बनते हैं, किसी के साथ मुआहिदा करते हैं, उन मुआहिदों के ऊपर आप जो है बात करें कि जी आपने ये बात की, तो उसको नशर करें, आम लोगों को बताएं कि जी हमने ये मांगा था, हमने 6 मिनिस्ट्रियाँ मांगी थी, हमने 10 अरब रुपए मांगे थे, हमने ये मांगे थे, इसमें से ये चीज़ें पूरी हो गई, ये नहीं पूरी हुई। ये मुझे तो बहुत शर्म आती है कि इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए कि हम 25 करोड़ में से 400-500 लोग चुने हुए लोग हैं और हमारा कोई करैक्टर ना हो, हम कभी इसकी तरफ जा रहे हो, कभी उसकी तरफ जा रहे हो, आवाम के इशूज़ पे हम बात नहीं करते। कल क्या होगा? कल अगर फॉर एग्जांपल आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है तो कल क्या आप समझते हैं कि जो वो है नून लीग जो है वो कहेगी? वो नहीं कहेगी। उस वक्त भी सब कहेंगे कि आओ जी रोडों पे आओ और निकलो और जी इसको निकालो, है, इसको नहीं निकालेंगे तो आवाम हमें जो है छोड़ेगी नहीं। और भाई आवाम जब नहीं छोड़ेगी, आवाम का फैसला आएगा, वो आवाम बता देगी कि PTI तुमने पूरा अपने वादे पूरे किए कि नहीं किए, समझे ना। हम यहाँ बैठकर ये कर रहे हैं कि जी वो आपके इत्तेहादी आपके साथ हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता। वो उन्होंने जाना है, चले जाएं, रहना है रहें। मैं PTI का हूँ, PTI के साथ रहूँगा, PTI मेरा मरना है, PTI मेरा जीना है, PTI मेरा ओढ़ना है, PTI मेरा बिछोना है। ये आप तो ये कह रहे हैं कि लेकिन यह है कि आपकी हुकूमत बहरहाल इत्तेहादियों के साथ खड़ी हुई। आफ्ताब साहब अगर इत्तेहादी यहाँ से निकलते हैं तो फिर हुकूमत कोई बात नहीं सर, नहीं रहती। अगर इत्तेहादी समझते हैं कि जी उनको ज्यादा अच्छी बारगेन मिल रही है तो चले जाएं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खान के साथ हूँ, खान के साथ रहूंगा। नहीं तो आपकी जो अभी तक की बारगेन हुकूमत की है 3.5 साल में, वो इत्तेहादियों के वो राजी नहीं रहे। बारगेन तो सर आपने भी की ना कहीं कुछ ना कुछ वज़ारतों की सूरत में। सर राजी है, हमसे ज्यादा फंड मिल रहे हैं। अब मैं वो बात नहीं करना चाहता, फिर कहेंगे कि आफ्ताब भाई ने जो कहते हैं यार आफ्ताब भाई सीधी सीधी बात कर देते हैं। सर सब कुछ सबको मिल रहा है, सब कुछ है जो आपने की है, बातें की हैं। आज आपके सामने एक इत्तेहादी ने, जितने बड़ा इत्तेहादी है जो पंजाब के अंदर उनकी बहुत बड़ी तादाद है और बड़े स्ट्रांग है, उन्होंने क्या कहा है कि खान साहब अपने उन लोगों को कहो कि भाई घबराना नहीं है, समझे ना, हम नहीं कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपने लोगों को समझ। तो वो मीडिया बेचारा है वो तो सर हम जान लेते हैं कि इत्तेहादियों को किस तरह से मिलाएंगे, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जान साहब जो आप मिला सकते हैं उनको। आज काफ लीग से तमाम तर मुलाकातों के बाद तो उन्होंने कह दिया कि हुकूमत के साथ हैं। इसी तरह MQM ने भी कोई वाज़े को इशारे ना मियाँ साहब को उस तरह से दिए हैं, तो फिर किस तरह से तहरीक अदम एतमाद आप प्लान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुजारिश है कि जिस तरह इन्होंने तकरीबन 3 साल से लॉलीपॉप दिया हुआ है इत्तेहादियों को कि हम आवाम के मसाइल हल करेंगे,
यही वो लोग हैं जो आवाम से वोट लेकर आए हैं, इनके साथ मिले हुए हैं, तो वो लोग मायूस हो चुके हैं। यार आप इत्यादियों की फिक्र छोड़ो ना यार, हमने लॉलीपॉप दिया कि नहीं दिया, उनसे पूछ लो कौन सा लॉलीपॉप दिया है, पूछ लो, बुला लो, मेरी जगह उनको बुला लो, बिठा लो उनको, उनसे पूछ लो भाई कौन सा लॉलीपॉप दिया है। आफ्ताब साहब जी, आफ्ताब साहब मैं जान साहब की बात सुन लेते हैं ना। बात में मैं नहीं बोलूं जी, आप ना बोले जरा, सही, आप जरा हौसला करें। जलील जान साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। मियां इमरान मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, काफ लीग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मियां साहब साबिक, उन्होंने भी हमको शामिल कहते हैं। जी जी जान आफ्ताब साहब मैं बात कर लेते सर, फिर मैं आता हूं आपकी जानिब। जी अब्दुल जलील जान साहब, सर कौम का इस्तेसाल किया है तो आप जरा सब्र करें, आपका जो अंजाम होने वाला है, कोई नहीं इत्तेसाल किया, नतीजा मिलने वाला है। 70 साल वो मुल्क तोड़ दिया तुम लोगों ने, इत्तेसाल किया हमने, डालेगी, आप जरा सब्र करें। नहीं डालती, मैं रोज अवाम में होता हूं, अभी भी मेरे घर में 50 लोग बैठे हुए हैं, अभी भी मेरे घर में 50 लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं डालती। आओ मेरे साथ मेरे हल्के में चलो, देखो कैसे प्यार करते हैं लोग मुझसे, आओ मेरे साथ मेरे हल्के में चलो, देखो कैसे लोग प्यार करते हैं। आफ्ताब साहब सर बिल्कुल सही हो गया, मैं चाहेंगे बात मुकम्मल हो जाए सर। आप जी जान साहब बात कीजिए मुकम्मल, फिर मियां साहब को भी हम वेलकम करते हैं। जी जी जान साहब, लोगों ने लोगों की जान और को तबाह कर, आप लोगों ने लोगों के इज्जत को कर दिया है। आज आप बकारी बने, आपके हुक्मरान बकारी बनते हैं और कौम को भी बकारी बना दिया गया है। कभी अंडी की सियासत करते हो, कभी कट्टे की सियासत करते हो, कभी भैंस की सियासत करते हो, कभी करप्शन की बात करते हो। पुराने किस्से छोड़ो, कौम को बताओ कि कौम के लिए आप लोगों ने क्या किया है। तो आत्म एतमाद आईनी हक है, अपोजिशन जमातों का आईनी हक है। बिल्कुल सही है। एतमाद लाती है या तारीख चढ़ाती है या सड़कों पर निकलती है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो कौम को कह रहे हैं घबराना नहीं, और आप खुद घबरा गए हैं। इतना जल्दी घबरा गए हैं, जरा सब्र तो करें, अभी आपका अंजाम क्या कहा घबराए हो बॉस? अपने कैमरामैन से पूछ लो, अभी बैठे हुए थे लोग क्या मेरे बारे में राय दे रहे थे, आप पूछ लो अपने कैमरामैन से, कभी कैमरामैन दे घबराना ना घबराना, नंबर कैसे पूरे होंगे? मैं नहीं घबराया हुआ बॉस। जान साहब खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारा यही रहेगा हाल, कभी नहीं आओगे सिंध की हुकूमत। कैसे नंबर कैसे पूरे होंगे? नंबर का जो सारा तरीके अदम एतमाद है सर वो नंबर से है, कैसे जान साहब पूरे करेंगे आप? तो नंबर वैसे पूरे हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। अच्छा, तो नंबर पूरे कैसे होंगे ये चीजें तो हम शो नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रेट पार्टी जो है मुस्लिम लीग है, फिर पीपल पार्टी है, फिर JUI है, फिर इसके बाद आजाद लोग भी हैं, और जो है BAP भी है, बाप पार्टी भी है, MQM भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म भी है। आप इनके अपने PTI के 10-15 लोग भी आप देखेंगे। चलें, आप तमाम सियासी जमातें कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं, तो काफ लीग के जान लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां इमरान मसूद साहब मौजूद हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मोने सिलाई साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म अपने साथियों से कह दें कि घबराना नहीं है, तो हुकूमत को घबरा रही थी तो आपने अब हौसला दिया है, या अभी आपको क्या क्या फैसला मुस्लिम लीग काफ का है? इत्तेहादी रहेंगे 5 साल सर? जी बिल्कुल, हम इत्तेहादी थे और इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे। और ये जो सारा भी पिछले दिनों ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो चलती रही है, अब घर आए बंदों को कोई रोक तो नहीं सकता, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आके बात करना चाहती है या कोई इयादत करना चाहता है तो साफ ज़ाहिर है उसको वेलकम करना है, उसको इनकार तो नहीं करना। लेकिन देखिए, याद रखिए कि ये जो आजकल अदम एतमाद का जो एक हवा क्रिएट किया हुआ है और लॉन्ग मार्च है, ऑपोजिशन को हक होता है कि वो इस किस्म की बातें करे, क्योंकि उन्होंने अपने MNAs MPs को अपने साथ रखना होता है। कुछ ना कुछ उन्होंने उनको एक राह और एक होप देनी होती है कि भाई आइंदा हम आने वाले महीनों में ये हम काम कर रहे हैं, तो उसमें वो कामयाब है PDM जो काम कर रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो जरा मुख्तलिफ है। अभी मैं आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था और मेरे नजदीक ना तो इनके नंबर्स पूरे हैं, ना ही ये पता है कि ये नो कॉन्फिडेंस इन्होंने कहाँ करना है। नेशनल असेंबली में करना है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करना है या स्पीकर के खिलाफ करना है। स्पीकर के खिलाफ करते हैं तो वो सीक्रेट वोट होगा, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करेंगे तो वो असरटेनमेंट होगी, या ये पंजाब में करेंगे। लेकिन इनसे ये तो पूछा जाए कि कैंडिडेट कौन है इनका,
ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं तो who is going to be the next candidate? I don't think they have any agreement, और मेरा नहीं ख्याल कि ये नो कॉन्फिडेंस ये कर सकेंगे, क्योंकि इनके ना तो नंबर्स पूरे हैं, ना ही ये पीडीएम के एक पेज पर है, और इनके आपस में भी बेशुमार डिफरेंसेस हैं। लेकिन हमने सियासत में नो कॉन्फिडेंस मोशन देखे हुए हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देखे हुए हैं। ये एक आईनी एक मोशन है, मूवमेंट है जो जिसकी इजाजत होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो मुख्तलिफ, ग्राउंड रियलिटी पे इनकी मूवमेंट जो या इनकी स्टेटमेंट वो बेस नहीं करती। सही। तो मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि आई डोंट सी एनी चांस ऑफ दिस नो कॉन्फिडेंस, बिकॉज PMLQ हो या बाकी इत्तेहादी हो, वी स्टैंड फर्म विद दिस गवर्नमेंट, और बिल्कुल हम उनके साथ हैं। हम किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं होना चाहते, ना हम डेमोक्रेसी को डिरेल करना चाहते हैं, और थोड़ा सा वक्त रह गया, हम बड़ा बाइज्जत और अच्छे अंदाज में इसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं। जी सर। तो ये मियां साहब आप जो बात कर रहे हैं कि किसी भी कंस्पिरेसी का भी वो नहीं हो रहा है और क्लियरली हुकूमत के साथ भी हैं, तो इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपसे, गौस मोहम्मद न्याजी साहब, सेनेटर साहब, बड़ा एक अहम पॉइंट होता है कि अगर ये कामयाब होती है, चाहे आप स्पीकर से शुरू करते हैं और वज़ीर आज़म तक आकर ख़त्म करें, लेकिन सर कैसे, किसको क्या दिया जाए, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। तो पाकिस्तान मुस्लिम नून बड़ी जमात तो है, तो क्या एग्रीमेंट है? काफ लीग को तो आप समझ रहे हैं, काफ लीग ने तो कह दिया कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, तो फिर हो भी जाती है कामयाब, तो पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, आप कहाँ, और मौलाना साहब की अपनी जमात JUIF? जी आप देखें ना, तो मुनसलाई का सारे वोट कर रहे हैं, और करें तनके लहजे ने कहा है कि घबराना नहीं है, तो लोग सोच रहे हैं कि शायद उसकी बात नहीं है, उन्होंने कोई उसको निगोशिएट नहीं किया कि नेगेटिव कि हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। बहरहाल ये मैं बताऊं कि हुकूमत मुकम्मल है, आप हुकूमत के अंदर हमारे काम हमारे साथ हैं, आप सब सारी चीजें एक वक्त पे लीक आउट नहीं हो सकती कि हम क्या करने जा रहे हैं, सूबे में करेंगे, पाक में करेंगे, न्याजी साहब ये भी तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो ऑब्वियसली जमातों के मफादात होते हैं, तो कह जा रहे हैं पंजाब जो है वो काफ लीग को दिया जा सकता है, पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी बात हो सकती है, तो ये मंजूर होगा नून लीग के लिए? जी बिल्कुल, अगर इस पे कंसेंसस डेवलप होता है कि काफ लीग किसी बंदे को अगर बनाना है तो जरूर पे, तो हमारी पार्टी तो इसीलिए गई, शहबाज साहब इसीलिए गए कि कोई ऐसा सूरत आ जिस पे कंसेंसस डेवलप हो सके। और ये बात बताऊं कि अभी सिर्फ जो करना कि कैसे है, किस तरीके से जाना है, कितने नंबर पूरे हो गए या नहीं हो गए, ये सारे 3-4 जो हमारे हेड्स हैं, पार्टी हेड्स हैं, फजल रहमान साहब, ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, ये जरदारी साहब हैं, इन 3-4 बंदों तक महदूद हैं। उन्होंने चौधरी शियात और परवेज राय के साथ शेयर किए हैं, और मेरे ख्याल वो भी जिम्मेदार हो गए, और उन्होंने अभी तक कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ना इनकार किए ना इकरार किया है। ज़ाहिर है अगर आज इनकार कर दे तो फिर थलसी मच जाएगी, बेचैनी से फैल जाएगी। अगर कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम अदम जमात के साथ हैं, फिर भी जो है ना वो हो गई, तो मुमकिनात का खेल तो माजी में भी हमने हुकूमतों में देखा है। आफ्ताब जहांगीर साहब, मंजूर भट्टू साहब के पास चंद सीटें थी, वो वज़ीर आला पंजाब बन गए थे, तो मुमकिनात का तो कुछ भी खेल हो सकता है आफ्ताब साहब, तो होने को तो फिर इसका मतलब है इत्तेहादी इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, हालात बदल भी सकते हैं। अगर मुझे एक मिनट दे जरूरी है, देखें मैं आपको बताऊं, जमहूरियत किसका नाम है और सियासत, आप पार्लियामेंट क्या है, ये सब कुछ यही है कि आप बार्गेन करते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप चीज़ों को लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। इनका अखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है, आइनी फ़र्ज़ भी है कि ये अपोजिशन करें। अगर ये अपोजिशन नहीं करेंगे तो फिर अपोजिशन कैसे खिलाएंगे? फिर तो ये कहेंगे कि जी ये ट्रेजरी बेंचेस के अंदर साथ मिले हुए। तो अब इन्हें करना है, इन्होंने बातचीत भी करनी है, इन्होंने बताना है कि आप जिन लोगों के साथ शामिल हैं इनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, समझे ना। तो और आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 मिनिस्ट्री दे रहे हैं, हम आपको 6 मिनिस्ट्रियाँ दे देंगे, समझे ना। आपको ये फंड इतने 1 करोड़ दे रहे हैं, हम आपको 1 अरब दे देंगे, यही बार्गिन करेंगे ना। और क्या करेंगे बताएं मुझको। तो इसलिए अब ये तो फिर हर एक का इख्तियार है कि वो जिसके वक्त जब चाहे जिसको वोट दे दे, जिसके साथ एतमाद का इज़हार करे, जिसके साथ अदम एतमाद करे।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सियासत से, मैं बार बार ये कहता हूँ, नियाज़ी साहब जैसे संजीदा लोग भी मौजूद हैं सब, मैं कहता हूँ कि इस सियासत से हमें निकलना चाहिए। ये बार्गेन की सियासत से, ये ब्लैकमेलिंग की सियासत से हमें निकलना चाहिए। आवाम के ऊपर एतमाद करना चाहिए, आवाम के फैसले की इज्जत करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कल इलेक्शन होते हैं और पे नून लीग जीत जाती है नियाज़ी साहब की पार्टी, तो क्या गारंटी है कि जी पीपल्स पार्टी, JUI या दूसरी पार्टियां कहेंगी कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, ये इलेक्शन बड़ा फेयर था, अब हम 5 साल तक इनको कुछ नहीं कहेंगे, है 5 साल बाद ये भले 5 साल में जो मर्जी कर लें, महंगाई को 6 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, हम नहीं करेंगे क्योंकि जी नून लीग है। तो ऐसा नहीं होता, आवाम को फैसला करने दें। आवाम देखेगी कि PTI के दौर में हमारे लिए कारोबार की क्या सहूलत थी, सेहत के लिए हमारे क्या मसाइल कितने हल हुए, तालीम के हमारे मसाइल। सर ये धरने एहतजाज तो आपकी जमात ने भी हुकूमत बनते ही कर दिए थे, उनके खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी। तो सर ये हम तो देखें, यही जमहूरियत का हुस्न है। हाँ। सर मैं भी करता हूँ, मैं देखें आपके चैनल पे बैठ के लोग कहते हैं कि आफ्ताब भाई आप बड़ी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, मैं रखता हूँ, तो जमहूरियत का हुस्न नहीं है कि जी आप एतराज भी सही है। नहीं आप देखें, जमहूरियत का हुस्न ये है कि आप इख्तलाफ करें। हाँ। लेकिन ये कहना कि जी आप हम गए, हम बार्गेन कर रहे हैं, भुट्टो साहब जैसा एक आदमी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कहोगे कि फहमीदा मिर्जा साहिबा आपके पास 3 सीटें हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं हम, है सारा बानो आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं क्योंकि आपके पास 3 लोग हैं। है अकबर चतराली साहब आपके पास 1 सीट है आपकी जमात इस्लामी की, आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें। मतलब ये क्या है सर? ये इस बार्गेन के मैं खिलाफ हूँ। सही, ठीक है। आप इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करें, पार्लियामेंट आपके लिए हाजिर है, आप महंगाई पे बात करें, आप कानून साजी के ऊपर बात करें, अच्छे कानून साजियां करें, है उसमें लोगों को आप एतमाद में लें, तो अच्छा बिल लेकर आएंगे, हम भी आपके साथ शामिल होंगे। अवामी रद्द-ए-अमल की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, अवामी रद्द-ए-अमल की बार बार बात हो रही है। जलील जान साहब, अवामी 2018 में जो रद्द-ए-अमल DI खान में था कि मौलाना साहब की नशिस्त वो नहीं अपनी रख सके, PTI जीत की, वही वैसा ही एक नतीजा फिर कल से आ गया। तो ये बार बार PTI ये कह रही है कि आप इस्लामाबाद फतह करने निकले हैं, DI खान आप बचा नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो आपके खिलाफ गया। जनाब 19 दिसंबर में जो अवामी रद्द-ए-अमल था वो बिल्कुल हमारे हक में था, और आज भी मैं ये दावा करता हूँ कि आज का जो रद्द-ए-अमल था वो भी हमारे हक में था। हुकूमत के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल था, अवामी रद्द-ए-अमल। इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इन्होंने उस नोटिफिकेशन में ये साबित करने की कोशिश की है कि 50% या 45% टर्न आउट था, हालांकि वहाँ का टर्न आउट 15% से ज़्यादा नहीं था। इन्होंने जो वोटों की तादाद बताई है 3 लाख से ज़्यादा, और 1.5 लाख से ज़्यादा वोट जो इन्होंने हमें बताए हैं नोटिफिकेशन में, तो जो टर्न आउट था उसके मुताबिक हम अपनी सीट जीत चुके हैं। अच्छा। और हम बनू भी जीत चुके हैं, हम पेशावर भी जीत चुके हैं, हम बाजोड़ भी जीत चुके हैं, हम मुमन भी जीत चुके हैं, हम पेशावर की 2 मजीद सीटें जो रीपोलिंग हुआ है उसमें हम जीत चुके हैं। रद्द-ए-अमल जो हुकूमत के खिलाफ था वही रद्द-ए-अमल है। और आप भी अगर गैर जानिबदाराना सर्वे करें तो DI खान के आवाम ने इनको मुस्तरद किया है। इन्होंने बोझियाँ, रुपयों की बोझियाँ लाकर रखी हुई थी, 1 अरब रुपए से ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया है। इन्होंने ट्रांसफार्मर रखे, इन्होंने बिजली के पोल रखे, इन्होंने गैस के पाइप बिछाए, इन्होंने गलियाँ, इस दौरान भी जबकि इलेक्शन कमीशन ने इसको नाअहल करार दिया था, इसी बात पे करार दिया था कि वो वायलेशन कर रहे थे, कौम इसके खिलाफ थी। सर अदालत ने उन्हें बहाल कर दिया, कौम ने इनके खिलाफ वोट दिया है। अगर आप देखें वो DI खान का टर्न आउट 20% से ज्यादा नहीं था, और हम उसी 20% की तनाज़ अपनी सीट जीती है। लेकिन इनके जो ज़र खरीद कमिश्नर DRO, डिप्टी DRO, सर ये जान साहब एक छोटा सा सवाल सर, ये पूरे KPK में पेशावर आप जीत गए, बन्नू बड़े शहर आप जीत गए, सिर्फ ये DI खान में सारे करप्ट लोग हैं, वहीं पर ज़र खरीद हुए है, वहीं पर ये हुआ, ये बाकियों में क्यों नहीं कर पाई हुकूमत ये सारा अमल, क्या वजह थी इसकी? देखिए जी, इन्होंने इस सीट को इज्जत का मसला बनाया हुआ था, अपनी अना का मसला बनाया हुआ था, इसलिए इन्होंने इस सीट के हवाले से सूबाई हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व हो गई,
इसमें वह मकामी इंतजामिया भी इन्वॉल्व हो गई, इसमें वजीर आजम भी खुद इन्वॉल्व हुआ और 3 बजे अमीन गंडापुर को फोन करके मुबारकबाद दे रहा है। इसमें गिल भी, शहबाज गिल भी इन्वॉल्व हो गया था, इसमें असद उमर भी इन्वॉल्व हो गया था। अभी रिजल्ट निकला नहीं था, इनको मुबारकबादें वसूल हो रही थी। ये कहाँ से आ गया रिजल्ट, समझ नहीं आ रही थी। हम अदालत जाएंगे, हम आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे। 2018 की जो बात है, सही 2018 की जो बात है, उसमें जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया है वो रोज वो बात अजहर मिन शम्स है। लेकिन इस दफा जो मुदाखलत हुई है तो सूबाई हुकूमत की तरफ से हुई है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हुई है, पीआरओ की तरफ से हुई है, आरओ की तरफ से हुई है। चले सर, ये भी जान साहब, ये भी बिल्कुल सही कि आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वही अदालत जहाँ से गंडापुर साहब को भी रिलीफ मिला के इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो बहरहाल उन्हें नाअहल करार दे दिया था। अब देखना ये कि अदम एतमाद तक जो है वो मामला किस करबट बैठता है और इत्तेहादियों के हलीफों के हुकूमत के साथ और अपोजिशन के साथ राब्तों में किस तरफ चीज़ें बैठती हैं, ये भी बड़ा एक अहम पॉइंट हो गया। बहुत शुक्रिया जान साहब आपका भी, नियाजी साहब भी मौजूद थे, आफ्ताब जहांगीर साहब भी और मियां इमरान मसूद साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्क में कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है और आज भी ये खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इंटरनेशनल कीमतें वो कह रही बढ़ रही हैं, लेकिन जो इंडिकेशन है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है वो बेहतरी की जानिब जा रही है। एक जानिब गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बाकायदा सब्सिडाइज्ड हैं, उन प्रोग्राम्स के हवाले से भी IMF के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, उसके बावजूद हुकूमत शुरू कर रही है। तो ये समझने के लिए हम बात करेंगे। शान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपके वक्त का। आम आदमी कहता है महंगाई बहुत है, हुकूमत कहती है, इंटरनेशनल इदारे कहते हैं कि मुआशी जो एक तरक्की है वो हो रही है, जो इंडिकेशन वो सारी पॉजिटिव है। तो सर हकीकत असल क्या है? जो बात है महंगाई की वो तो फैक्ट है, पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। उसका जो 70% या 60% इम्पैक्ट है महंगाई का वो पाकिस्तान में आया हुआ है। और जो बाकी जो महंगाई है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फेल हो चुकी है 2020 से, और वो फेल मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हम इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सके। जहां तक पाकिस्तान की तरक्की का सवाल है, अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस आ रही थी और क्रेडिट गोज टू इमरान खान जिन्होंने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन करना। जो अभी मैं देख रहा हूं जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में दोबारा आ रही है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो ग्रोथ मोमेंटम और जो ओवरऑल मोमेंटम है इकोनॉमी में वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों की कंजम्पशन स्ट्रांग है और ओवरऑल जो आउटलुक है पाकिस्तान का वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो दो चीजें हैं, इन्फ्लेशन है और दूसरा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस आ रही है। एक और चीज है जो बड़े कम लोगों को पता है और वो कहते हैं महंगाई का। अगर आप देखें जहां पर GDP ग्रोथ ऊपर होता है उसकी एक वजह ये भी होती है कि वहां पर इन्फ्लेशन भी होता है। तो जब आपकी इकोनॉमी में मोमेंटम होता है, कंजम्पशन होती है, तो इन्फ्लेशन ड्रिवन GDP ग्रोथ कभी कभी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो एक मोमेंटम जनरेट करता है, लोग करेक्शन पैटर्न्स अपना रखते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाए वो इन्फ्लेशन से ज्यादा खतरनाक है। तो एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट मैं बाहर रहता हूँ, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ। तो मुझे जो लग रहा है, जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की आजकल मैं पाकिस्तान आया हुआ, कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस आ रही है। जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो बड़ा वैलिड है। 30-40% इन्फ्लेशन हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है क्योंकि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई है, और 50 से 60% मैं कहूँगा इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया का जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में आया हुआ है। सही। अच्छा, लेकिन शान सईद साहब एक चीज़ पिछले दिनों में जैसे कुछ सेक्टर्स के हवाले से IMF ने जब अपनी किस्त दी है वो कुछ एतराज़ात भी किए, बहुत से प्रोग्राम हैं जो सब्सिडाइज्ड कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, और फिर ये जो कर्ज़ों की स्कीम्स चल रही हैं चाहे वो घरों पे हो चाहे वो जवानों पे हो, तो वो आप नहीं समझते कि वो फिर भी लॉन्ग टर्म जो है पाकिस्तान की इकॉनमी पर असर करेगी? IMF की जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि रियल स्टेट में जो क्रेडिट है वो कम करें, वो बिल्कुल गलत है। दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो है रियल स्टेट, क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत सारी इंडस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्री से होता है। तो जो IMF की गलत पॉलिसी है 1995 से कि जी डीवैल्यूएशन करें, रियल स्टेट में क्रेडिट जो है वो बंद करें, वो बिल्कुल फेयर पॉलिसी, क्योंकि
IMF और वर्ल्ड बैंक के स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है, और स्किन इन द गेम नहीं है। और पूरी दुनिया में IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इररेलेवेंट इंस्टीट्यूशन होते जा रहे हैं। बहुत सारे सॉवरेन वेल्थ फंड, फैमिली ऑफिसेस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की मद्देनजर रख के अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है ये जो IMF ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है, इससे पता चलता है वो कितने इररेलेवेंट हो गए पूरी दुनिया में, और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी देते हैं वो पूरी दुनिया को, वो बिल्कुल फेल्ड है। तो ये जो इसका मतलब ये है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बार बार आप ये बात करते हैं, इसकी जानिब हुकूमत तवज्जो क्यों नहीं कर रही कि जो एक स्टेट बैंक है वो जो कुछ कर रहा है वो ख़राब कर रहा है, बाकी चीज़ों में हम देखते हैं कि इंडिकेशन बेहतर है। हर मुल्क के पास दो पॉलिसी होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट का डोमेन होता है, और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टू डिलीवर इकोनॉमिक आउटकम्स, क्योंकि कोई नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा इस वक्त जो है। सॉरी, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं वो फिस्कल साइड पे वो है शौकत तरीन साहब, जिनकी हुकूमत भी अपना पूरा एफर्ट लगा रही है किस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज स्टेट बैंक की कोई भी पॉलिसी आती है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उसको सीरियसली लेते, क्योंकि वो समझते हैं स्टेट बैंक हैज बीन बिहाइंड द कर्व। तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्वेश्चन मार्क हो गई है। इवन अगर आप अपना डिस्काउंट रेट 15% भी कर दें, ये महंगाई अगले 2 साल तक रहेगी। बहुत शुक्रिया शांत सईद साहब, आगाह कर रही अहम पॉइंट है, लेकिन देखना ये है कि इसके इम्पैक्ट जो है जो असरात हैं वो एक आम आदमी तक कैसे और हो सकते हैं। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।